The 3-year-old me was fascinated by that imagery, and it kind of became my identity उसके बाद. I did not want to do something and achieve something out of it. जैसे हम नौकरी करते हैं सैलरी के लिए या करियर ग्रोथ के लिए, हम बिजनेस खोलते हैं प्रॉफिट करने के लिए, या फिर हम जो है $1 billion कंपनीज बनाने के लिए करते हैं. हम सब एक्टर ही हैं, हम सब कलाकार हैं. You don't always need words to express things. A lot of times silence also expresses a lot of things. आप एक्टर हो ना, आपको तो परफॉर्मेंस का मौका चाहिए. आप जहाँ भी चाहो आप परफॉर्मेंस दो. फ्रॉम द टाइम दैट स्टोरी टर्न्स इनटू समथिंग, वो स्टोरी की जो जर्नी होती है वो अपने आप में एक जिंदगी है, उसकी अपनी एक जिंदगी है. It may not be the child that you thought will grow up into an adult, but it turned out to be someone of that child's own identity. So are you willing to let that identity evolve on its own, or do you want to be the dictator of that identity? अरे मिडिल क्लास सपने तो अमीरों वाले देखो, क्योंकि हम अपने जो सपने होते हैं वो भी हम अपनी ही हैसियत अनुसार जो है उसको देखते हैं. And most of the time people who believe in nothing probably dream the biggest, because they just don't have any limitations ना. कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग जिंदगी लिखते हैं. हर लाइन में एक कहानी छुपी होती है और हर कहानी के पीछे एक इंसान. आज हमारे साथ एक ऐसी ही इंसान है, थिएटर एक्टर, डायरेक्टर और स्टोरी टेलर, जिनके लिए स्टेज सिर्फ एक जगह नहीं, एक जरिया है. ये इंसान माइक पे बात नहीं करते, वो दिल के अंदर तक बात करते हैं. प्लीज वेलकम द मैन हुज वॉइस फील्स लाइक अ पोएट्री, तौफीक अहमद शेख. वेलकम टू द रॉ एंड रियल पॉडकास्ट, तौफीक भाई. Thank you, Mazhar bhai. It's an honor to be here. Thank you so much. This is the Raw and Real podcast, where we not only speak about success, we uncover stories that shape it and inspire us. तो तौफीक भाई, firstly, before हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ज़िंदगी और लाइफ कैसी चल रही है. लाइफ बढ़िया चल रही है यार मदर, थैंक यू. क्योंकि जब आपने मुझसे कहा कि आप जो है पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं और शुरुआती जो फहरिस्त है उसमें आपने मुझे शामिल करने की जो है कोशिश करी, तो उसके लिए, उतनी इज़्ज़त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और उसके अलावा तो ज़िंदगी में बस यही है कि नौकरी और परिवार और कला, इन तीनों को जो है जगल करते हुए ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं. ब्यूटीफुल. तौफीक भाई, आपका बैकग्राउंड काफ़ी डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैव डन और जो आपने किया है. मुंबई में आपने टेलीविज़न किया, अलीगढ़ में आपने थिएटर किया, फिर मुंबई से अलीगढ़ से सिडनी तक का जो सफ़र काफ़ी सिनेमैटिक लगता है, लेकिन जो कहानी है वो बिहाइंड द सीन्स बनती है. तो हाउ डज ऑल दिस हैपन, कैसे इवॉल्व हुआ है पूरा? ये मैं मज़हर भाई, पैदा होते ही डाइवर्सिटी का जो है एक बहुत ही जीता जागता नमूना बन गया. अच्छा. क्योंकि मेरी जो पैदाइश है वो एक उर्दू घराने में हुई. नाइस. मेरी जो परवरिश है वो एक हिंदी माहौल में हुई. अच्छा. और जो मेरी शिक्षा है, जो मेरी एजुकेशन है, वो एक अंग्रेज़ी माहौल में हुई. अच्छा. तो जब तक मैं अपने होश संभालता तो मुझे 3 डाइवर्स कल्चर्स ने अपनी अपनी तरीके से तराशा, और जब तक मैं ख़ुद को पहचान पाया, आई वॉज द कल्मिनेशन ऑफ 3 ब्यूटिफुल एंड वेरी रिच एंड डाइवर्स कल्चर्स. नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. हमेशा हर इंसान के अंदर एक स्पार्क होता है जो उन्हें बताता है कि ये मेरी दिशा है या ये रास्ता है मेरी मंजिल का. तो जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ आपका, वेदर थिएटर हो गया या टेलीविज़न हो गया, जी. जो वो क्या स्पार्क थी जो आपको लगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू परस्यू, या ये एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ? मज़हर भाई, अक्सर लोग बात कहते हैं ना कि दिस वाज माय फर्स्ट मोमेंट. मेरे, अगर मैं जब ही ज़िंदगी में पीछे जाता हूँ तो मुझे 2 फर्स्ट मोमेंट्स नज़र आते हैं राइट. जिन्होंने मेरी डिसीजंस को और या मेरी एस्पिरेशंस को शेप किया है. पहला वो था जहाँ पर एक 3 साल का बच्चा बैठे हुए टीवी देख रहा था, और हीरो हीरा लाल पिक्चर चल रही थी, नसीरुद्दीन शाह साहब की. और फिल्म ओपन्स अप विद दिस आइकॉनिक सीन, फटा पोस्टर, निकला हीरो, और उसमें से नसीरुद्दीन शाह साहब बाहर निकलते हैं. राइट. The 3-year-old me was fascinated by that imagery, and it kind of became my identity उसके बाद. तो 3 साल की, मुझे पता है, मुझे अभी भी जो है मेरे घर वाले याद दिलाते हैं कि तेरा तो ये बनता ही था करना, क्यों? क्योंकि तू 3 साल 4 साल की उम्र से ही जो है खुद को जो है तौफीक अहमद हीरो बुलाता था. राइट. तो कहीं ना कहीं बचपन में वो चस्का लग गया था उस इमेजरी को देख के, नसीरुद्दीन शाह साहब को देख कर के.
यही करना है टाइप्स। बट देन ऑफ कोर्स ज़िंदगी बीच में आ गई। वो बचपन का जो एक उरूज था, एक अलग पीक थी जो अपने आप सेटल हो गई। ज़िंदगी जो है अपना उन्होंने एक मोड़ ले लिया। फिर कहीं पे मैं अलीगढ़ में ही था, और अलीगढ़ में मैंने अ, कोशिश करी कि चलें थिएटर करते हैं, क्योंकि जी। रैगिंग से बचने का एक अच्छा तरीका था कि आप राइट। जो है ऐसी जगहों पे चले जाओ जहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। अच्छा। थिएटर वाज़ वन ऑफ देम। और वहाँ पर कुछ मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे जो है बहुत जल्दी कुछ ऐसे मौके दिए कि मैं अपने आप को स्टेज पे पाया। और पहला मौका मुझे याद पड़ता है कि मंटू साहब का टोबा टेक सिंह प्ले था, हुँ। जिसमें क्योंकि मेरे एक सीनियर जो हैं वो बैकआउट कर गए थे, जी। क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। हुँ। और तो मुझे अचानक से जो है बैक स्टेज से किसी डायरेक्टर ने कॉल आउट कर लिया कि आप जो है ये रोल करेंगे। हुँ। एंड द नेक्स्ट थिंग आई न्यू दैट आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर दैट रोल। पर वो मेरे सीनियर की डेडिकेशन थी कि स्टेज पे चढ़ने के 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि आई एम रेडी फॉर द रोल, मैं करूँगा। हुँ। तो अब मरता क्या ना करता, डायरेक्टर ने जो है थोड़ा लिहाज रखा मेरी मेहनत का। तो उन्होंने कहा कि यार एक एंड में प्ले के जो है ना 5 मिनट का एक सीक्वेंस है जहाँ पे कमिश्नर आता है और टोबा टिक सिंह को ले जाने के लिए आता है, या कैदियों को ले जाने के लिए आता है। हुँ। तो उसके बगल में खड़े होकर तुम हवलदार बन जाना। हुँ। तो मैंने कहा चले, अब इतनी मेहनत करी है तो स्टेज पे चढ़ना तो बनता ही है। तो चढ़ गया मैं स्टेज पर उसी के बाद। और वो आखिरी 5 मिनट थे, प्ले ख़त्म हुआ। और जो कैनेडी ऑडिटोरियम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आराम से जो है अगर सिर्फ कुर्सियों पे बैठना हो तो 1200-1400 तो लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं। अच्छा। पर जब प्लेज हो रहे होते हैं, जब वहाँ पे ऑन्सॉम्बल होता है, वहाँ पर जो हमारे इंटर यूनिवर्सिटी फेस्ट्स होते हैं, वहाँ पर आराम से 1600-1700 लोग ज़मीन वगैरह पे सब बैठ के जो है होते हैं। तो आप ये सोचें कि एक 15-16 साल का बच्चा था जो 5 मिनट के लिए स्टेज पे चढ़ा, प्ले ख़त्म हुआ और 1600 लोगों ने तालियां बजाई। हुँ। अब मैंने अपने आप को ये झूठ बोल लिया कि ये सारी तालियां मेरे लिए थी, राइट। क्योंकि मैं गया हूँ स्टेज पे, उसके बाद आई है। सो दिस ब्यूटीफुल। इज़ एडोलेसेंस का लॉजिक। इंटरेस्टिंग। तो हम कह सकते हैं कि आपको बहुत छोटी-सी उम्र में आपको ये चस्का लग गया था थिएटर जी, का एंड एंड ऑल दैट। जी, जब आपने इस बात को बताया है, तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो मुझे काफ़ी लोगों ने मेरे को भी पूछा है ये बात। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी आपके लिए चीज़ें चुनती है और कुछ लोग कहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी खुद चुनते हैं। तो हुँ। आप क्या बिलीव करते हैं? मेरे साथ ब बहुत अरसे तक ऐसा हुआ है कि ज़िंदगी ने मुझे चुना है। हुँ। जो मैंने चुना है वो या तो मुझे छुप-छुपा के करना पड़ता था या बच-बचा के करना पड़ता था, क्योंकि वो कभी भी उसमें पैरेंटल अप्रूवल नहीं मिलती थी, राइट। मेरी मेरी चाहते वाली चीज़ों पे। तो इस वजह से जो है वो छुप-छुपा के किया, तो कभी भी खुले में नहीं किया। हुँ। इंक्लूडिंग थिएटर फॉर दैट राइट। मैटर। जब मैं कॉलेज ख़त्म करके या अलीगढ़ से ख़त्म करके अपनी पढ़ाई बॉम्बे वापस गया था, और फिर मुझे गुजरात जाना था अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तो उस हुँ। बीच में जब मेरा संदूक घर पहुंचा और घर वालों ने वो संदूक खोला, तो उसमें किताबें कम और ट्रॉफीज़ और मेडल ज़्यादा थे। अच्छा। तो तब उनको समझ में आया कि इसको 11वीं 12वीं करने में 3 साल क्यों लग गए। राइट। तो पर हाँ, उसके बाद ये हुआ कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम फिर ऑफ कोर्स ज़िंदगी ने अपना मोड़ ले लिया, हुँ। जहाँ 2009 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। और अच्छा। तब क्रिएटिव करियर या क्रिएटिव एस्पिरेशन नाम की कोई चीज़ भी होती है, वो ऑलमोस्ट भूल चुका था तब तक मैं। हुँ। 2009 से लेके समझ लें 2019 तक, जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, तभी मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ज़िंदगी कुछ इस तरह के मोड़ लेगी हुँ। कि मैं थिएटर में दोबारा लौटूंगा। राइट। एंड कम 2018, कम 2000 एंड ऑफ 18 स्टार्ट ऑफ 19, थिएटर ज्वाइन करना एक तरीके से मजबूरी हो गई थी, हुँ। बिकॉज there was no other way to keep sane. हुँ। Life had given me all reasons to गो बैक। go back and, well, go back to what? I mean, like, cease to exist. Let's put it हुँ। that way. Um, and I had good excuses to just give up on life. राइट। पर कोशिश ये करी कि यार, जब कुछ नहीं बचा तो उसके पास जाते हैं जिसने पहली बार बाहें खोल के मुझे अपनी तरफ बुलाया था, तो वो थिएटर ही था। ब्यूटीफुल। और मैं
थिएटर की बाहों में गया और उसने अपनी आगोश में दोबारा ले लिया और आई थिंक 2018-19 की बात है, आज आपके साथ बैठा हूँ। तौफीक भाई, आई हैव ऑलवेज लव जैसे आप चीज़ों को जैसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कहानियों में उसका डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, विच कनेक्ट्स पीपल। ये बताइए कि मुझे कि उस थिएटर और ये सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग ये नहीं मानते कि इट गिव्स यू लाइक सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ गेनिंग दैट सॉर्ट ऑफ मनी, या जो भी मान लो आप। इट्स नॉट कंसिडर्ड एज समथिंग दैट इज वायबल फाइनेंशियली हम्म, इन जनरल टर्म्स। हम्म। बट क्या आपको कभी ये लगा कि सब कुछ खत्म हो गया एंड थिएटर इज समथिंग दैट इज नॉट फॉर मी? मैं थिएटर में इसलिए गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थेरेपी बहुत महंगी है यार। तो अच्छा। अगर थेरेपी के खर्चे में लग जाता तो फिर जेब से जो है कुछ नहीं बचता मेरे पास, और राइट। ज़रूरी थी उस वक्त सर्वाइवल के लिए थेरेपी। तो इसलिए मैंने फिर चुना कि थिएटर में जाते हैं, मन बहलता रहेगा, दिमाग हटता रहेगा, और इसी तरह से एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एक आउटलेट मिल जाएगा अपने अंदर जो भी उमड़ रहा है और जो गोते मार रहा है और बाहर निकलना चाह रहा है। ऐसे निकाल देता कहीं और तो फिर लोग चप्पल जूते मारते। राइट। स्टेज पे निकाला तो लोगों ने तालियां बजाई, वही राइट। चीज़। तो इस वजह से जो है मैंने थिएटर चूज़ किया। तो मुझे जो अचीव करना था थिएटर से, या मुझे जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन से अचीव करना था, वो मुझे बहुत जल्दी अचीव हो गया। अच्छा। मतलब क्योंकि मेरे क्रिएटिव एस्पिरेशंस नहीं थी, मेरी करियर एम्बिशंस नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ थिएटर जो है वो एक स्पेस और एक पॉड ऑफ सैनिटी था कि वहाँ पे जाके मैं अपनी सैनिटी वापस दोबारा ढूंढ सकूँ। और उसमें मेरी जो है मदद, जो है मेरे एक राह चलते दोस्त बने जो मनबीर सिंह कोहली। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेल्फिश मैन ऑन अर्थ, आइड से, बिकॉज उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत सेल्फिशली मुझे अपने रेडियो पे बुलाया कहानियाँ बोलने के लिए, लिखने के लिए। बट दैट डिड टू मी इन टर्म्स ऑफ कीपिंग मी इन चेक एंड कीपिंग मी अलाइंड वाज ट्रमेंडसली बेनिफिशियल जब मैं अब लुक बैक करता हूँ। तो ये दो जो कॉम्बिनेशंस थे, थिएटर करना और रेडियो स्टोरीज़ करना, रेडियो प्लेस करना, ये दो ऑलमोस्ट ज़िंदगी की मकसद बन गई, सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सांसें चलते रहने के लिए, और देखते ही देखते आइडेंटिटी बन गई। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं अब क्या पाऊँ, कि व्हाट इज़ देयर टू अचीव वाज नेवर द थिंग। मैं जब कर रहा था वो अपने आप में एक अचीवमेंट थी। आई डिड नॉट वांट टू डू समथिंग एंड अचीव समथिंग आउट ऑफ इट। जैसे हम नौकरी करते हैं सैलरी के लिए या करियर ग्रोथ के लिए, हम बिजनेस खोलते हैं प्रॉफिट करने के लिए, या फिर हम जो है बिलियन डॉलर कंपनीज बनाने के लिए करते हैं। मुझे वो करते हुए इतना मज़ा आ रहा था, करते हुए इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि उसके बाद क्या मिलेगा उसकी कभी परवाह रही परवाह नहीं। नहीं थी। बेसिकली यू वर जस्ट एंजॉयिंग व्हाट यू वर डूइंग, सिंपल एज दैट। आई वॉज जस्ट डूइंग, आई डिड नॉट इवन एट्रीब्यूट एनी इमोशन टू इट। और मुझसे लोग कहते थे क्यों कर रहा है, क्या करेगा, इससे क्या, ये वाला प्रोजेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, वो वाला प्रोजेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा। मैंने, मुझे नहीं पता, बस करना है। करना है। एक सनक थी, क्योंकि और जो भी ख्याल आ रहे थे इसको करने के अलावा वो काफ़ी जो है इम्प्लोडिंग थे और सेल्फ सैबोटाइजिंग थे। राइट। तो इस वजह से मैंने कोशिश करी कि वही सारी चीज़ें सोचूं, या उन्हीं सारी चीज़ों पे जो है अपना फोकस रखूं जो कुछ करने के लिए मुझे मोटिवेट कर रहे हैं बनिस्बत के इम्प्लोड करने के लिए। तौफीक भाई, क्योंकि आपकी कहानी में एक ऐसा भी दौर आया था जहाँ तक मुझे पता है कि आपने थिएटर एंड आर्ट थोड़े कुछ सालों तक छोड़ा था। तो क्या आपको लगता है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है विच डजंट लीव यू, वो कहीं छुप जाता है, बस सही वक्त का वेट करता है? यस एंड नो मज़र, क्योंकि होता ये है कि जब आप थिएटर या परफॉर्मिंग आर्ट्स को थोड़ा और करीब से शुरू हो, यानी जब आपका वो इन्फैचुएशन जो है एक लव अफेयर बनना शुरू हो जाता है, जब आप अपने क्राफ्ट को बेहतर समझने लगते हैं, तब एक छोटी सी समझ मुझे ये आई कि यार हम सब एक्टर ही हैं, हम सब कलाकार हैं। हम जब आँख खोलते हैं सुबह में जागने के बाद, और जो सबसे पहला काम करते हैं, अगर हम उस पे भी थोड़ा-सा तवज्जो दें तो वो कहीं न कहीं वो हम अपनी अंदर की आवाज़ से नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग समथिंग बिकॉज़ इट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ अस। हम्म। चाहे वो सुबह उठ के नाइट सूट बदल के अपना प्रोफ़ेशनल अटायर पहनना, जो एक तरीके से देखा जाए तो कॉस्ट्यूम है ना। राइट। या तो फिर अगर आप सुबह उठ रहे हैं और उसके बाद योगा कर रहे हैं, या आप जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, या फिर आप चर्च जा रहे हैं, अगर आप उस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो है आप
वो अपने आप में इम्प्लाइड है कि आप अपने आप को खोज रहे हैं या राइट, अपने आप को ढूंढना चाह रहे हैं. सो देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज आस्किंग यू टू डू डू दैट. थिंग्स। तो हमारे लिए एक्टर्स के लिए भी तो यही होता है ना. हमें डायरेक्टर कहता है एक्ट, एंड एक्ट वी एक्टिंग इज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन, एक्टिंग इज जस्ट टेकिंग एक्शन. और दैट इज़ द रीज़न इट इज़ एन एक्टर. जैसे हम जो डायरेक्ट करता है वो डायरेक्टर बन जाता है, जो राइट करता है वो राइटर बन जाता है, जो एक्ट करता है वो एक्टर बन जाता है. मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि हम थिएटर और इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूँ थिएटर आपके लिए क्या है? इज़ इट लाइक अ थेरेपी? इज़ इट लाइक अ प्रोफ़ेशन? हम्म. और इज़ इट समथिंग दैट कि आपके लिए बस एक ज़रिया है टू अचीव थिंग्स दैट यू वांट टू? मेरे लिए आप समझ लें, मेरी मेरी इबादतगाह है, वो मेरा मंदिर है, मेरा गिरजा है. मुझे जो कैश बेनिफिट्स कहते हैं ना हम, कि आज नकद कल उधार, हुँ, तो थिएटर मुझे वो मज़ा देता है कि अच्छा किया या बुरा किया, सामने जो है मुझे उसका इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन या तो फिर इंस्टेंट क्रिटिक मिल जाता है. राइट, तो वो नहीं होता है कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है, अब 5 साल बाद पता चलेगा इस इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, क्या जिस तरह से रिटर्न है? फ़िल्म्स होता है. राइट, तो थिएटर मेरे लिए स्पेशली जो है एक उसका काम करता है. और दूसरा ये होता है कि जो इमर्सिवनेस है, जो कनेक्ट है, कि आपके पास जिस कैरेक्टर को आप एक पोर्ट्रे करना चाहते हैं वहाँ पर स्टेज पे, जिस किरदार को आप निभाना चाहते हैं, उसकी और आपकी एक ऐसी साठगांठ, एक मेलजोल हो जाती है कि वो आपसे कुछ लेके जाता है और आपको कुछ दे के जाता है. और उस एक्सचेंज में जो है आप एक अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं. जब हुँ, आप अपने मेंटर्स के साथ रहते हैं तो देर इज़ मोर ऑफ रिसीविंग, देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ गिविंग. तो जब आपको साफ पानी अंदर डालना होता है तो मैला बाहर भी निकालना होता है. हुँ, और वो मैला बाहर निकले या नहीं निकले, सीखने के वक्त पता नहीं चलता, वो एग्जीक्यूशन के वक्त पता चलता एग्ज़ीक्यूशन है. राइट, पर थिएटर में जब आप एक नए किरदार को अपने अंदर एज एन एक्टर ले रहे होते हैं, तो हुँ, आपके अंदर का जो है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो वही है राइट, एक ग्लास की तरह. हुँ, तो एवरी टाइम यू पुट समथिंग इन, समथिंग गोज आउट. एंड हम उम्मीद बस यही कर सकते हैं, जो बाहर जा रहा है वो मैला पानी है, जो अंदर आ रहा है वो कुछ नया, कुछ नॉवल और कुछ इवॉल्विंग है. इंटरेस्टिंग बिकॉज़ हम थिएटर की बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर टू दिस हम्म. एंड गेट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। क्या आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी और थिएटर सिमिलर है? क्योंकि थिएटर में ऑब्वियसली यू पुट इन योर बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस आप जो करते हैं, पर आपको लगता है ज़िंदगी भी सिमिलर है वेयर वी आल्सो डू थिंग्स, इट्स जस्ट दैट हमें यहाँ पे रीटेक का मौका नहीं मिलता एंड इन सर्टेन वे इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। जी बिल्कुल. और हम वेस्टर्न थिएटर में तो ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसे हम कहते हैं थिएटर इज़ लाइफ. हुँ, क्योंकि एग्जैक्टली फॉर द सेम रीजंस, जिस तरह से आपने कहा कि आपको ज़िंदगी रिहर्सल का मौका देती है. हुँ, अगर आप रिहर्सल के टाइम पे एक्टिंग करना शुरू कर दो हुँ, तो फिर एक्टिंग ख़राब हो जाती है. राइट, तो जब आपका रिहर्सल का मौका है, जब आपको क्राफ्ट सीखना है, चाहे वो एक इंजीनियर का क्राफ्ट सीखना हो, हुँ, चाहे वो एक आर्किटेक्ट का क्राफ्ट सीखना हो, एक राइटर का सीखना हो, किसी भी प्रोफेशन का क्राफ्ट जब सीखना होता है, हुँ, जब आप उसमें एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं तो फिर लर्निंग कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती है. तो इसी तरह लाइफ की रिहर्सल जिस तरह से होती है, वैसे ही थिएटर की भी रिहर्सल है. वहाँ पे तो जब हम पहली रीडिंग कर रहे होते हैं, और शुरुआत में मुझे याद है जब हम एज एन एक्टर बैठे होते थे और स्क्रिप्ट एनालाइज कर रहे होते थे, तो कहीं ना कहीं हम इंस्पायर हो जाते थे उन उन लाइंस से, और हुँ, इमोट करना शुरू कर देते थे. तो फॉर्चुनेटली मेरे हिस्से इतने अच्छे डायरेक्टर्स आए हैं मेरे थिएटर जर्नी में, अ, जहाँ पे उन्होंने बहुत कॉमन ये चीज़ कही थी कि डोंट एक्ट, डोंट एक्ट, डोंट इमोट, इट्स टू राइट, अर्ली. और जब आप एक बार वो टेक्स्ट जो है आपका एक सेकंड नेचर बन जाता है. हुँ, अक्सर ये शेक्सपियर के प्लेस के लिए कहा जाता है कि आपको यू हैव टू मेक टेक्स्ट एज गुड एज योर ओन स्किन. हुँ, और जब वो हो जाता है फिर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और हुँ, शेक्सपियर के लिए यूनिकली कहा जाता है दैट शेक्सपियर इज़ अ फॉर्म वेयर ऑल यू हैव टू डू इज़ रीड द टेक्स्ट. राइट। एक्टिंग अपने आप निकल आएगी. तौफीक भाई कॉज हम थिएटर की बात करें मुझे इससे एक लाइन याद आ गई जो मुझे काफ़ी डीपली टच कर गई थी। ये लाइन मैंने काफ़ी साल पहले सुनी थी वैसे। तो इस लाइन का ऐसा है कुछ कि मैं कहानी नहीं सुनाता, मैं बस वो खामोशी सुनाता हूँ जो लोग सुन नहीं पाते।
Do you relate to this on some Interesting, and terms? I like that. I like that. It's funny. मैं बहुत मैंने अभी कुछ 1-2 साल हो गए मुझे एक प्ले देखा था मैंने, और एज सच मैं जो हूँ उस प्ले को क्योंकि बहुत बार देख चुका हूँ, और Right. उसके जो प्रोडक्शन और उसके डायरेक्शन का हिस्सा भी रह चुका हूँ, Hmm. तो इसलिए मैं तो बस ये देखने गया था कि उसने क्या नया पर्सपेक्टिव निकाला है इस डायरेक्टर ने इस प्ले का, तो वो सीखने गया था, वो देखने गया था, एंड सम ब्रिलियंट एक्टर्स पोर्ट्रेड दैट होल थिंग. पर one thing that I noticed there was that this particular story was more about silence. Hmm. It's about how the drama or how the tensions were created in silence. और इसलिए फिर मैंने नोटिस किया कि थिएटर में जितना मैं बोलने की हुड़क में रहता हूँ, Hmm. जब मैं स्क्रीन पे काम कर रहा होता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि डायलॉग्स मिनिमल रहें. Right. बिकॉज जब आप देख रहे हैं, जब आपके पास म्यूज़िक, लाइट्स, साउंड, एक्टर्स, वीएफएक्स, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी, इतने सारे मीडियम ऑफ क्राफ्ट, इतने सारे मीडियम ऑफ आर्ट्स हैं जो True. एक साथ कॉन्फ्लुएंस होके एक स्क्रीन Green. का एक डिस्प्ले बनते हैं, एक स्क्रीन का आर्ट फॉर्म बनते हैं. तो फिर लेट वर्ड्स टेक बैक सीट एंड सी हाउ वी कैन क्रिएट अ स्टोरी विदाउट वर्ड्स. I guess वो beautiful saying भी है कि you don't always need words to express things. A lot of times silence also expresses a lot of things. Absolutely. We are amongst the very few species Hmm. who actually use words for communication. बाकी सब जो है बिना अल्फाज के millions of years से अपना काम चला रहे हैं. हमने भी ये बीमारी कुछ सालों से ही, कुछ 100, 200, 500, यस मेरे ख्याल से 5,000, 10,000 साल से पुरानी नहीं होगी ये वो बीमारी हमारी. Right. तो इस बीमारी को हमने अब अपना क्राफ्ट और आर्ट फॉर्म बना लिया है, लेकिन उससे पहले कम्युनिकेट तो खैर कर ही रहते हैं. Interesting. That's a very different perspective. कभी नहीं सुना मैंने इस बारे में. But तौफीक भाई, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता है आपके बारे में, एंड आई वुड लव यू टू एनलाइटन अस अबाउट इट. एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म आपने डिज़ाइन किया है. इट्स कॉल्ड एज क्रॉसओवर स्टोरीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी. जहाँ पे यू कम अप विद अ प्लेटफॉर्म कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपनी कहानियाँ बताने के लिए. तो प्लीज़ एनलाइटन की प्लेटफॉर्म क्या है एंड हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? देखिए, जहाँ तक मज़हर भाई क्रॉसओवर स्टोरीज़ का सवाल है, उसकी इजाद इसलिए हुई थी क्योंकि जैसे ही मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में गया और मेरा फोकस परफॉर्मिंग आर्ट्स पर ही रहा, पर मुझे बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे दोस्त आ जाते थे डिस्कस करने के लिए कि उनके प्रोजेक्ट्स को किस तरह से डेवलप करना है और कहाँ पे मैं उनको एडवाइस कर सकता हूँ. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वाज हैपनिंग वाज I was getting too distracted with my own pursuit of what I wanted to do, which was stick to performing arts, stick to writing. राइट. And that basically became that मैं अब क्या करूँ, किस तरह से अपने आप को डिस्टिंग्विश करूँ. सो मैंने फिर इसलिए क्रॉसओवर स्टोरीज़ को कॉइन किया कि बहुत सारी ऐसी जो हैं ज़िंदगियाँ हैं जो डिज़र्व करती हैं कहानियाँ अपनी अपनी, और बहुत सारे लोग हैं जो कहानियाँ बोलना चाहते हैं, पर कभी कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है, कोई ना कोई हर्डल आ जाता है, और अगर वो हर्डल मैं दूर कर सकता हूँ तो मेरी खुशनसीबी, पर उसको मैं फिर अपने क्राफ्ट और अपने परसूट ऑफ सैनिटी से मेडल नहीं करना चाह रहा था. इसलिए मैंने क्रॉसओवर स्टोरीज़ किया ताकि आई कुड डिसोशिएट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दी अदर थिंग्स दैट आई कैन डू एंड आई कैन फोकस ऑन माई क्रिएटिव एक्सप्रेशंस व्हिच इज़ राइट. सो इन अ वे वो दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म कम है, मेरे लिए जो है एक सेल्फिश एक्ट ज़्यादा है कि मैं अपना फोकस बनाए रखूं. इसलिए मैं अपना एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्टिंग जो है वो एक साथ करता हूँ. जो मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस यहाँ पर हैं, जब भी मैं किसी और की क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को जो है फोकस करके आगे बढ़ाता हूँ तो वो क्रॉसओवर स्टोरीज़ के थ्रू करता हूँ. और वो इसलिए हो पाया मज़र क्योंकि जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि वेरी अर्ली ऑन इन माई second pursuit of creative arts, I was able to achieve and be satisfied very quickly. राइट. तो जैसे ही आप अपनी लाइफ में कंटेंट हो जाते हैं तो तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब अब एक बड़ा पर्पस चाहिए, अब एक दूसरा पर्पस चाहिए. तो जब मैंने जब वो उसको कहा, तो मैं तो उस वक्त क्रिएटिव परसूट तो कर भी नहीं रहा था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ करियर ओरिएंटेड जो ऑडिशंस होते हैं वो मैं दे रहा था. मेरे लिए कम्युनिटी थिएटर, मेरे लिए सेल्फ एक्सप्रेशन या डायरी लिखना और
करियर ओरिएंटेड या प्रोफेशनल ऑडिशंस देना, मुझे तीनों में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता था। मैं वो तीनों उतनी ही रुचि से करता था जितना मैं एक कर रहा हूँ। तो मैं जब प्रोफेशनल ऑडिशंस देने के लिए गया तो मुझे लोगों ने काफ़ी जो है, क्योंकि वो शायद मेरा बेस्ट इंटरेस्ट चाहते थे, दे वांटेड मी टू काइंड ऑफ जस्ट नॉट वरी अबाउट रिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट सो मच। दे ट्राई टू कुशन मी अराउंड कि यार हो सकता है ना हो, और हो सकता है कि फेलियर हो जाए, बुरा मत मानना, ये इट्स नॉट इजी। गोरों का जो है ये इंडस्ट्री है, तुम्हारी स्टोरी पता नहीं कौन सुनेगा नहीं सुनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल योर बेस्ट विशेस, और मैंने फिर भी दे दिया, और मुझे वहाँ पे भी ऊपर वाले के करम से एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी मिल गई। मैंने जो है म्यूज़िकल्स किए, मैंने शेक्सपियर के प्ले अभी भी मैं करता हूँ। वो इसी वजह से कर पाता हूँ क्योंकि मैंने खुद को जो है वो रिजर्वेशन नहीं दी कि यहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता, या जजमेंट हो सकती है। ये मैंने प्री जज नहीं किया उसको, कहीं भी मैंने प्री कंसीव नोशंस के साथ नहीं गया। मैंने कहा हाँ करना है करता बेसिक हूँ। आपने अपना माइंड ओपन रखा। मैंने माइंड इस्तेमाल ही नहीं किया। राइट। ओपन और क्लोज तो वो सेकेंडरी है, पर इसमें ये हुआ कि बिकॉज आई डिड नॉट, एक चीज़ मैंने बहुत जल्दी सीख ली मज़र, क्योंकि मुझे किसी ने ये चीज़ समझाई थी कि आप एक्टर हो ना, तो आपको तो परफॉर्मेंस का मौका चाहिए। आप जहाँ भी चाहो आप परफॉर्मेंस दो। हाँ, बात तो सही है। राइट। तो ऑडिशन भी तो एक परफॉर्मेंस का ही मौका है, आप जाके परफॉर्मेंस दो वहाँ पे। आप ऑडिशन को एक मीडियम ऑफ सिलेक्शन टू इवेंचुअली परफॉर्म क्यों देख रहे हो? कंसीडर इट एज अ ऑडिशन भी तो अपने परफॉर्मेंस। आप में परफॉर्मेंस है, आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए, और दैट्स द एंड ऑफ इट। उसके बाद अगर वो परफॉर्मेंस आगे कहीं आपको ले जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह एक हमारा प्ले है 10 ईयर्स टू होम, हम करते हैं, 2019 में किया, और उसके बाद फिर लकीली उसके लिए मुझे ऑडिशन नहीं देना पड़ा था। उसमें मुझे एक टेस्ट देना पड़ा था, केमिस्ट्री टेस्ट देना पड़ा था, और दैट वर्कड आउट वेल। उसके बाद हमने नहीं सोचा कि वो कभी प्ले होगा। हमने 2 शोज़ किए, एंड दैट वाज़ द एंड ऑफ इट। फिर वो 2024 में हमने दोबारा किया उसको, क्योंकि हमें किंग्स क्रॉस थिएटर ने उसका जो बुलाया। पहले वो नौटंकी थिएटर के साथ था। अब जो है अ, हम 2026 में दोबारा वो प्ले करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। तो मैं अब उसको देखूँ तो हो सकता है मेरा वो पहला परफॉर्मेंस ऑडिशन था। अब जाके मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। हू नोज़, यू डोंट नो दैट। तो जब मुझे ये सारी रिजर्वेशंस नहीं थी, और जब मैंने देखा जब लोग बात कर रहे थे अपनी स्टोरीज़ को लाने के लिए, अपनी फ़िल्म्स को, अपनी थिएटर प्रोजेक्ट्स को लेकर आने के लिए, तो वो लोग बोल रहे थे, अरे हमारा इतना अच्छा है नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो ये नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे उससे बड़ी कोफ्त महसूस होती थी कि आप अपनी ही स्टोरी में क्यों विलन या साइड हीरो बनना चाह रहे हो? अपनी स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें तो कम से कम हीरो बन जाओ। राइट। तो कोशिश तो करो, क्योंकि हमारे हिंदी फ़िल्मों का हीरो क्या करता है? कोशिश करता है, कोशिश करता है। मार खाता है विलन से, इवेंचुअली हीरोइन ले जाता है। तो ये हमारा एक बेसिक सेट टेम्पलेट है ज़्यादातर पिक्चरों का। तो अपनी पिक्चर में तो वो वाला हीरो बनो, चाहे जितनी मार, आप मार खाने से डरते हो, आप हीरोइन ना मिले या नहीं नहीं मिले उससे, उसका आपको इतना ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। आप वो जो बीच में विलन से मार पड़ने वाली है, वो उससे आप घबरा रहे हो शायद। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे करते हैं। तो दैट्स व्हाई क्रॉसओवर स्टोरीज़ वाज़ बोर्न, कि जो हिचक है, जो झिझक है, वो आप ऑल इज़ वेल करते हुए आगे निकल जाओ, तो हो जाएगा ठीक। तौफिक भाई, बिकॉज आपने क्रॉसओवर स्टोरी स्टार्ट किया एक प्लेटफॉर्म विच आई गेस मैंने भी कपल ऑफ टाइम्स अटेंड किया क्रॉसओवर स्टोरीज, एंड आई गेस इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए आके अपनी कहानियाँ बयान करने के लिए। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये हमेशा से मेरे दिमाग में थी, डू यू रेकन क्रॉसओवर स्टोरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इट ऑल्सो गिव्स मैन ऑल्सो टू ओपन अप, बिकॉज मैन जनरली आर नॉट समवन दैट ओपन अप अ लॉट? डू यू थिंक क्रॉसओवर स्टोरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैन को भी एक ऑप्शन देता है कि they open up and start expressing things that they're going through? मज़र, आई विल नॉट एंटायरली डिनाई द फैक्ट कि men do need the right tools for expressing themselves। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 पैरेलल्स हैं, मैं एक तरीके से आपको दिखाता हूँ कि एक पैरेलल ये है कि हमें खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता, और एक हमें ये भी पता है कि हम दूसरों के एक्सप्रेशंस समझ नहीं आते हैं। Right. देयर आर 2 ट्रबल्स देयर। क्योंकि अगर आपको नहीं एक्सप्रेस करना आता है लेकिन आप दूसरों के एक्सप्रेशन समझ भी पाते हैं, वो अपने आप में एक कैथार्टिक फीलिंग होती है। तो इट्स अ डबल ट्रबल देयर। और ये जब मैं डबल ट्रबल देखता हूँ तो ये जेंडर न्यूट्रल है। बिकॉज़ ये चाहे आप फीमेल्स में ले लो या मेल्स में ले लो, या आप जेंडर न्यूट्रल अगर आप देखते हैं, अगर आप किसी भी जेंडर या सेक्सुअलिटी से आप एसोसिएट करते हैं,
इमोशनल कम्युनिकेशन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। क्या आपको क्रिएटिव एवेन्यूज मदद करते हैं उसमें? आर दे क्रिएटेड फॉर दैट? नो, एंड ऑफ द डे आर्ट इज क्रिएटेड फॉर योर एक्सप्रेशन, योर सेल्फिश एक्सप्रेशन, एंड आर्ट इज क्रिएटेड एज, आज हम जितने देखते हैं आर्ट का एक एक्सटेंशन एंटरटेनमेंट भी बन गया है, जिससे बहुत सारे आर्ट के प्योरिस्ट जो है खफा है थोड़े। पर आई थिंक जब तक आपके आर्ट पे कोई प्राइस टैग नहीं लगाता या आपके आर्ट पे कोई आई बॉल्स नहीं डालता है, तो करेंसी शायद आप पैसे की रखो या आप अटेंशन की रखो, दोनों ही अगर करेंसी आप मानते हो, तो आपके आर्ट को किसी ना किसी कदरदान की, किसी पेट्रन की, किसी कस्टमर की ज़रूरत तो पड़ती है। सो इसलिए जब आप क्रिएटिव एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, डू दे इवेंचुएट इनटू हीलिंग? यस। ओके। Can they also be a doorway to an endless spiral of mental disruption? Yes. यस। So it is a very slippery slope. अगर आप जो है शुरुआत के दिनों में आप देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं आपको नज़र आते हैं कितने ऑनेस्ट हैं, कितने अच्छे हैं, कितने इनोसेंट हैं, उनकी एक एलिमेंट ऑफ ट्रूथ है। उनमें से बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने आप अपनी एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, अपनी एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी को मेंटेन करके रख पाते हैं। तो अगर आप सेल्फ हार्म की वजह से जिन लोग जो लोग हमारे बीच में आज नहीं हैं आर्ट इंडस्ट्री में, उनके भी एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। राइट। और जिन लोगों ने अपने क्रिएटिविटी से खुद को इवॉल्व किया है और दुनिया को इंस्पायर किया है, प्लेटफॉर्म वो भी आर्ट का वही है। इंटरेस्टिंग। दोनों हैं वहाँ पर इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस मकसद से लेना चाह रहे हैं। तो मुझे बहुत क्लियर था कि यार मेरी जो मंशा है, मेरी जो उड़ान है, वो बहुत छोटी सी है। मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे मेरे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस ने ज़िंदा रखा है। तो मैं बहुत जल्दी खुश हो गया, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो गया अपने आर्टिस्टिक अचीवमेंट से। तो इसलिए मैंने सोचा इट्स टाइम टू प्रॉब्ली डू समथिंग लार्जर। अगर मेरे ही सिचुएशन में कोई ऐसा बंदा या बंदी बैठी है जो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पे वो बेबाकी से या फियरलेसली अपनी आवाज़ को कहीं रख सकें, तो एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो हम सारे बैठकर बातें करते हैं। और जितना आप जितने खुश आप आए थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुश होकर वापस चले जाएं। ब्यूटीफुल। तो एक्सपेक्टेशंस की जो कैलिब्रेशन है वो थोड़ी लो है। तौफीक भाई, क्योंकि थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आई गेस इट्स कंपेरेटिवली टू मूवीज़ और मेन स्ट्रीम मूवीज़ से थोड़ा कम एक्सपोजर होता है, तो डू यू बिलीव थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्टिस्ट सिर्फ अपने अपलॉस के लिए काम नहीं करता, बट बेसिकली आर्टिस्ट वो होता है जो खुद के दर्द को आर्ट में कन्वर्ट करे? एक है वो स्कूल ऑफ थॉट मज़र, जहाँ पे आप चाहते हो कि आप आपको ये स्टोरी सुने कि यार आपने किस तरह स्ट्रगल करके आर्टिस्ट बने आप, या कैसे आपके दर्द भरी ज़िंदगी जो है वो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाती है। और उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, उसे हम ग्लोरीफाई भी बहुत करते हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू लुक एट दो स्टोरीज एज वेल, जिन्होंने आर्ट को, जिन्होंने एक्टिंग को या थिएटर को या एनी क्रिएटिव परस्यूट्स को अगर उन्होंने प्रोफेशनल बनाने के लिए कोशिश करी है, हाउ क्लिनिकल वर दे इन देयर अप्रोच। उन्होंने बचपन में आइडेंटिफाई कर लिया या उनको किसी ने बचपन में आइडेंटिफाई कर लिया, दे स्टार्टेड ट्रेनिंग, ग्रूमिंग देमसेल्व्स एंड इवेंचुअली गॉट देयर ब्रेक थ्रूज इन बिकमिंग गुड एक्टर्स या बिकमिंग गुड आर्टिस्ट। एक पेंटर आप ले लें कि हाँ, हो सकता है कि आपकी पेंटिंग जो है एक एक्सप्रेशन ऑफ पेन हो, पर ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हो सकते हैं जिन्होंने कहा था कि हम फाइन आर्ट्स लेंगे बैचलर्स के लिए और उसके बाद हम आगे जाके पेंटिंग करेंगे और पेंटिंग बेचेंगे, एंड दे स्टडीड द बिजनेस ऑफ आर्ट। राइट। तो ये दोनों ही लोग बहुत ज़रूरी हैं आर्ट्स की इंडस्ट्री में, बिकॉज एक होती है सस्टेनेबिलिटी। राइट। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ ये दर्द भरे नगमों से नहीं होती है। वो दर्द भरे नगमों को पनपने के लिए और उनको ग्रो करने के लिए एक इंडस्ट्री चाहिए और एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, और वो इन्हीं क्लिनिकली अप्रोचिंग आर्टिस्ट से ही मिलता है, जिन्होंने, जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कभी कभार आप कह सकते हैं कि हाँ, दे आर अ लिटिल टू डिस्टेंट फ्रॉम आर्ट,
but they are very close and extremely astute about how to sustain the industry of art. हम्म, तो अगर वो नहीं है तो हर कोई बंदा जो है वही दर्द भरे नगमे जो है अपने या तो पेंटिंग के ज़रिए या तो एक्टिंग के ज़रिए या लिरिक्स के ज़रिए सुना रहा होता और उसमें से कोई एक जो है नुक्कड़ पे बैठे तालियां कमा रहा होता. इज़ दैट वाई यू बिकेम एन आर्टिस्ट? हम्म, मे बी सम ऑफ के कुछ लोगों के लिए वो काफ़ी था, कुछ लोगों के लिए 4 लोग बैठ के अगर उसकी बात सुन लें काफ़ी है, कुछ लोगों के लिए करोड़ों लोग भी सुन लें तो फिर लगता है कि और कुछ है अचीव करने के लिए. इंडिविजुअल एम्बिशंस हैं. हम अक्सर जो है वो बड़े-बड़े चमकते हुए सितारों को देखते हुए स्टार्स को हम एक्टर्स या आर्टिस्ट्स में कंफ्यूज कर लेते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स वेयर आई फील मोस्ट ऑफ अस बिकम अ लिटिल टू डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर पाथ. हम्म, अगर आपके पास फेम नहीं है, अगर आर्ट में फेम नहीं है और अगर आर्ट में पैसा नहीं है और फिर भी आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो फिर तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग. yeah, it's all about passion. जी. अगर आप फ़िल्म बनाना चाहते हो 1990s में अगर मुझे कोई बोलता कि मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, मैं बोलता अरे यार बहुत बड़ी एस्पिरेशन है. हम्म, अगर आज कोई बोलता मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, आपके पॉकेट में जितनी टेक्नोलॉजी आज घूम रही है मोबाइल के ज़रिए, इतनी टेक्नोलॉजी के लिए लोगों ने अपने घर भेज दिए हैं 80s और 90s में, फ़िल्म बनाने के लिए. right. सो अब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस जो है वो जो है मुश्किल नहीं है. पर उसका आप करना क्या चाहते हो अगर आपको थोड़ा-सा उसका आइडिया हो जाए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन हो जाए, फिर लाइफ़ आसान हो जाती है. तौफीक भाई, बिकॉज हम इस बारे में बात कर रहे हैं आर्ट एंड थिएटर के, तो ज़िंदगी और आर्ट, इफ़ आई आस्क यू, क्या आपको लगता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी का डायरेक्टर होता है, जस्ट दैट जो स्क्रिप्ट है ज़िंदगी की वो ज़िंदगी लिखती है और ऊपर वाला लिखता है? हाँ, मैं डायरेक्टर तो नहीं, मैं राइटर ज़रूर कहूँगा. राइट. हाँ, कि एक होता है जिस स्कूल ऑफ थॉट के वो जो जिसे हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह कहते हैं, गॉड से जिसे हम एट्रीब्यूट करते हैं, उसने आपकी ज़िंदगी पूरी लिख दी है, उसकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता. वो कहीं न कहीं आपको एब्ज़ॉल्व भी कर देता है अपनी सारी जो है ज़िम्मेदारियों से राइट. और कभी-कभार आपको जो है लाइट भी रखता है, लाइट वेट भी रखता है ताकि आप मूव करते रहें क्योंकि आप उसको आपकी ज़िंदगी में जब आपदा आती है, तो आप उसको गॉड्स विल मान के आगे बढ़ जाते हो. तो इट इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड वो स्कूल ऑफ थॉट. हम्म, तो इसीलिए आप राइटर ज़रूर अपने ज़िंदगी के बन सकते हो. क्योंकि राइटिंग की अगर जो राइटर्स हैं वो शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब आप एक कहानी लिखते हैं, हम्म, फ्रॉम द टाइम दैट स्टोरी टर्न्स इनटू समथिंग, चाहे वो एक फ़िल्म हो, चाहे वो एक रेडियो प्ले हो, चाहे वो एक थिएटर का प्रेज़ेंटेशन हो, चाहे कोई और आर्ट फॉर्म में वो स्टोरी बाहर निकले, वो स्टोरी की जो जर्नी होती है, हम्म, वो अपने आप में एक ज़िंदगी है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है. जस्ट लाइक यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड यू क्रिएट अ न्यू लाइफ. राइट. The moment the story is created, it creates a new life. हम्म, And that story has a life of its own. अब वहाँ पे आपकी पेरेंटिंग स्किल भी आती है कि डू यू वांट टू बी दैट पर्सन हु इज गोइंग टू बी द वन विद द हंटर के दिस स्टोरी विल हैव अ फुल स्टॉप हियर एंड अ कॉमा हियर एंड अ पैराग्राफ चेंज हियर एंड दिस इज वेयर द पेज विल टर्न एंड दिस इज व्हाट विल हैपन एट द एंड एंड दिस इज हाउ द स्टोरी विल एंड. तो फिर आपने बेसिकली सिर्फ अपने एक्सटेंशन को पेपर पे डाला हम्म, और फिर उसको जो है एक दोबारा रिफ्लेक्ट. सो इन अ वे व्हाट यू डिड वाज जस्ट लाइक इन past humans have been creating our own gods. राइट. You just created your own god. You just हम्म, created your reflection and then you are now happy about that creation. दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब आप एक कहानी लिखते हो और आप उसको अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ इसको यहाँ से शायद एक कॉपीराइटर एक अलग दिशा शक्ल दे दे सकते. सकता है, हम्म, एक डायरेक्टर उसको एक अलग शक्ल दे सकता है, एक थिएटर डायरेक्टर उसको अलग नज़रिए से देख सकता है. बाय द टाइम इट travels, it becomes something much more beautiful, it evolves into something different. It may not be the child that you thought will grow up into an adult, but it turned out to be someone of that child's own identity. So हम्म. are you willing to let that identity evolve on its own, or do you want to be the dictator of that identity? So likhna to shuru karo. Start writing your journey. It's a combination of you continue to write and continue to adapt your writing and continue let your life evolve on its own as much as you're writing it as well. तौफीक भाई, कॉज हमने लाइफ की काफ़ी बात की है, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा अबाउट योर लाइफ.
डू यू थिंक कि कभी आपको लगा कि आप डाउन हो, या समटाइम्स आपको लगा हो कि सब कुछ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज यूजुअल, एज यू एक्सपेक्ट, या जैसे भी है, तो एक कोई ऐसी लाइन है जो आपको मोटिवेट करती है, कोई ऐसी चीज़ आपको मोटिवेट करती है? खो के अपने पर ही तो उसने दौड़ना सीखा, गम को अपने साथ तू ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। एवरी सिचुएशन इन लाइफ हैज अकर्ड। हम्म। आप उनको क्या एडजेक्टिव्स देते हो, उसके बाद फिर आपकी लाइफ डिसाइड होती है। तो अपनी लाइफ में जितने कम एडजेक्टिव्स यूज़ करो, हम्म। जितने नाउन और वर्ब्स पे फोकस करो, राइट। उतनी लाइफ आसान रहती है। तो जितने ज़्यादा आप जितना आप ज़्यादा उसको जो है करने लगते हो, जितने आप इमोशंस उसके साथ एट्रीब्यूट करते हो, उतने ही ज़्यादा वो हैवी होना शुरू हो जाता है। अगर आपके सामने एक जो है क्राइसिस आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी और वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गई है, या वो आपने अपने पैसे कंप्लीटली लूज़ कर लिए हैं, हम्म। उसके बाद आप उस मोमेंट में क्या डिसीजन लेते हो, उस न्यूज़ के आने के बाद, दैट विल डिफाइन द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर लाइफ। इट इज़ नथिंग टू डू विद व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू। राइट। It is about what you in that moment decide, and faith in God helps that in that moment, because तब हम्म। आप क्या करते हो, ऊपर वाली की मर्जी है, हम्म। आगे बढ़ता हूँ, तो that gives you that push of optimism in life। अगर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्फ बिलीफ आपकी इतनी स्ट्रांग है कि हाँ मैंने झेल लिया, मैं दोबारा झेल लूँगा, फिर वो आपकी सेल्फ बिलीफ है। बट अगर आपने ये कह दिया, अरे मेरे साथ तो यही होता है, मुझे तो पहले ही बोला तो लोगों ने कि इन्वेस्ट नहीं किया करो, जो है वहाँ पे जो शेयर मार्केट जो है, बिजनेस जो है, ये बुरे लोगों का काम है, अच्छे हम्म। शरीफों का काम नहीं है, मुझे बैंक की नौकरी करनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको जो लाइफ में एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए, वो अक्सर अपने फेलियर्स के बारे में ही बता रहे होते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपनी सक्सेस को कमाने में और एन्जॉय करने में वक़्त गुज़ार रहे होते हैं, वो एडवाइस नहीं देते ज़्यादा। तौफीक भाई, एक बात मेरे को बताइए, क्या आपको लगता है कि हर इंसान अपनी लाइफ का हीरो होता है, बस कहानी लिखने का तरीका सबका अलग होता है? होना चाहिए, हम्म। होता है या नहीं होता है, वो तो आप खुद डिसाइड करोगे। मैं ये सोचता हूँ कि यू विल ऑलवेज़ बी अ साइड हीरो और अ साइड एक्टर इन समबडी एल्सेस स्टोरी। हम्म। So you just decide you want to be a part of someone else's story or you want to be your own story। और अगर अपने आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप अपनी स्टोरी कर रहे हो, जिस तरह एक आई रिमेंबर वन ऑफ दीज फिल्म्स दैट मैं सोचा था, जिस बोलते हैं तो उसमें एक बहुत प्यारा डायलॉग था, अरे मिडिल क्लास सपने तो अमीरों वाले देख लो। हम्म। क्योंकि हम अपने जो सपने होते हैं, वो भी हम अपनी ही हैसियत अनुसार जो है ओ उसको राइट। देखते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि एक बार वो था कि एक चने बेचने वाला था और उससे पूछा कि यार तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो? बोलता मैं बॉम्बे जाके भेलपूरी बेचना चाहता हूँ। तो गाँव से चने बेचने से लेके बॉम्बे जाके भेलपूरी बेचने की उसकी लाइफ़ की ट्रैजेक्टरी थी। हम्म। अब आप ऐसे ही एक अंडर प्रिविलेज्ड अमीर आदमी को देख लें कि अगर हम्म। एक बंदा है जो करोड़ों कमा के या हज़ारों कमा के जो है फिर फ़ेल हो गया है, और उसके पास शायद वो 10 रुपए भी नहीं है जो उस चने वाले के पास चने है। वाले के पास है। वो शायद माइनस में बैठा है या ज़ीरो पे बैठा है। अब आप उससे पूछोगे लाइफ़ में क्या करना चाहते हो? हम्म। माइनस द रिसोर्सेज़, द ड्रीम्स विल स्टिल बी बिगर, फार मोर बिगर। क्योंकि तौफीक भाई, मैं ये एक चीज़ मानता हूँ, क्योंकि हम सपने के बारे में बात करते हैं, काफ़ी हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि सपने उतने ही देखो जितनी तुम्हारी औकात है, पर हुँ, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि सपने देखो, सपने बड़े देखो, ज़रूरी नहीं है कि अपनी हैसियत के हिसाब से देखो, बड़े देखो, क्योंकि हुँ, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सपने, इट्स नॉट कॉस्टिंग यू एनीथिंग फर्स्टली टू ड्रीम, बट एट द सेम टाइम उस सपने को सच करने के लिए तुम क्या एफर्ट डालते हो, कितना परस्यू करते हो उसको, कितने पैशनेटली करते हो, वो ज़रूरी है, क्योंकि आप मेहनत करते जाओ और क्या पता कभी वो सपना सच भी हो जाए। मैं उसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ ऐड करूँगा, मतलब कि जब हम ज़िंदगी जीते हैं, तो हमें अपनी हैसियत के हिसाब से जीनी चाहिए। लेकिन जब हम दुआ माँगते हैं, तो हमें उसकी अज़मत के हिसाब से माँगना चाहिए। हम्म। अब तुम्हारी माँगने की जो स्कोप होगी, जो तुम्हारे माँगने का जो दायरा होगा, वो उतना ही बड़ा होगा तुम्हारी नज़र में, जिसमें भी तुम यकीन रखते हो, हम्म।
वो एंटिटी, वो शख्सियत तुम्हारी नज़र में कितनी बड़ी है, तुम्हारे मांगने के दायरे से पता चलता है। राइट। तो जितना आप बड़ा मांगते हो, आप जिस चीज़ में यकीन रखते हो, उसके हिसाब से मांगते हो। अगर आप खुद में यकीन रखते हो तो आप उसके हिसाब से मांगते हो। राइट। अगर आप एक खुदा में, एक गॉड में यकीन रखते हो तो आप उसके हिसाब से मांगते हो। So there's a difference in the way you ask based on the sort of a Absolutely. person you are. Absolutely. And most of the time, people who believe in nothing probably dream the biggest, because they just don't have any limitations ना, कि इससे ज़्यादा सोचेंगे तो नरक मिलेगा या इससे ज़्यादा सोचेंगे तो दोज़ख में चले जाओगे। वो उनके पास लिमिटेशन नहीं है, वो बहुत ही बड़ा सोचते हैं, वो Right. अब्सर्ड अंडशंड सोचते हैं, Right. बिकॉज देयर इज नो पेरीमीटर टू थिंकिंग। Interesting. तो कहीं ना कहीं हमें रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हमारी सोचने के लिए भी दायरे में डाल देती है, क्योंकि हम जो है दूसरों से अपने फेथ को सीख रहे होते हैं, खुद अपने फेथ को एक्सप्लोर नहीं करते। जिस दिन अपने फेथ को खुद एक्सप्लोर करोगे तो समझ जाओगे कि यार दायरा जैसी कोई चीज़ है नहीं। वो आप अपने ऊपर लगाते हो, क्योंकि मुझे आई डू नॉट नो ऑफ एनी रिलीजन, और मेरी खैर किस्मत रही कि मैं थोड़ा बहुत रिलीजियस स्टडीज़ करी भी है, कुछ डंडे खा के, कुछ अपने खुद अपने इंटरेस्ट से, कि इतना तो समझ में आया है कि वो जिस शख्सियत को जिसे आप खुदा या अल्लाह कहते हो, वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है। पर अगर वो आपके रास्ते में कहीं ना कहीं आड़े रोड़े डाल रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि आपको वो जितना आपने सोचा है शायद उसको, उससे नाराज़गी है। जिस तरह से आप वहाँ जा रहे हो शायद उससे नाराज़गी उससे नहीं है। नाराज है। तो बोला कि यार रोड़े मैंने यहाँ पे इसलिए डाले क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इससे बड़ा कुछ सोचो। तो डिपेंड्स, आप अपनी पर्सनैलिटी, आप अपनी माइंडसेट और आप अपनी जो लाइफ के पर्सपेक्टिव्स हैं, उसी से आप अपने डिवाइन को और अपने सेल्फ बिलीफ को डिज़ाइन करते हैं। तौफीक भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, कौन हम ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि डू यू थिंक लाइफ में इंसान एक्टिंग कर रहा है या फिर ज़िंदगी उससे एक्टिंग करवाती है? एक शराबी की बात है ये, अ, मुझे आई कैन नॉट रिलेट टू इट क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस उस चीज़ का नहीं है, लेकिन बात बहुत सटीक थी हम्म। कि एक हद तक आप शराब पीते हैं, हम्म। एक हद के बाद शराब आपको पीती है। तो शायद आपके सवाल का जो जवाब है वो वहीं पे कहीं पर है। मतलब ये जो बात है, आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल विल कनेक्ट टू इट, अभी जो आपने बोली है, बिकॉज इट्स काफ़ी डीप बट इट्स ऑल्सो गॉट अ वैल्यूबल डीप थॉट बिहाइंड इट जो आपने बताई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बिकॉज हम इस बारे में बात करें ज़िंदगी के बारे में एंड ज़िंदगी में एक्टिंग के बारे में। अगर मैं आपको पूछूं, बिकॉज वी बीन स्पीकिंग अ लॉट अबाउट लाइफ, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? कंटेंटमेंट। अगर आप जो कर रहे हो हम्म। उस वक्त आपको जो है सक्सेसफुल फील नहीं हो रहा है, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ पे आगे कभी सक्सेसफुल हो पाओगे। यू वुड हैव टू हैव सक्सेस इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर आपका विजन, आपका पर्सपेक्टिव ही लाइफ का सक्सेस है, हम्म। everything that you see has an element of success in it. It could come in form of learning, it could come Yeah. in form of profit, it could come in form of acknowledgement, हम्म। it could come in form of abundance, कुछ भी हो। अगर आप आज अभी इस मोमेंट में सक्सेसफुल फील करते हैं हम्म। तो इंशाल्लाह आप आगे भी सक्सेसफुल ही होंगे। पर आज अगर आपको लगता है कि मैं फेलियर हूँ और कल सक्सेसफुल हो जाऊंगा, दुआ करते रहे, ऊपर की वाले की रहमत बहुत है। तौफीक भाई, बिकॉज आपका जो पर्सपेक्टिव है एंड द सॉर्ट ऑफ दी जो आइडियोलॉजी आपकी, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ फेमस पर्सनालिटी जाकिर खान। जाकिर भाई पसंद है बंदा। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है about जाकिर खान? इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गाय। हम्म। मुझे जितना मैंने, और मुझे मौका भी मिला था जो है शुरुआत में जब वो 2-3 बार सिडनी आए हैं, उनसे एक ब्रीफ जो है इन ऑडियंस इंटरेक्शन जो होती है ना, मैं ऑडियंस में बैठा हूँ, उन्होंने कुछ बोला, मैंने कुछ यहाँ पे हुट कर दिया, हैड दैट बिट ऑफ इट, ही हैज़ दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड एज वेल। सो what I have learned about him and what I have seen about him is that he underplays his intelligence a lot.
विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग ही डज. क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ में आता है, लोग नहीं चाहते हैं कि वो किसी एक हाइपर इंटेलिजेंट इंसान के साथ बात करें, क्योंकि हाइपर इंटेलिजेंट लोग अक्सर दूसरे को बेवकूफ़ जो है फील कराते फील हैं. कराने की कोशिश करते हैं, राइट? जाकिर ये नहीं करता. He tries to be humble. He tries to undermine his ही intelligence. इज दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी. इफ ही इज टेकिंग दैट कॉन्शियस डिसीजन कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी जो है छोटा फील नहीं होना चाहिए या कमतर फील नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में एक ह्यूमिलिटी का बहुत बड़ा मार्कर है. तो वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अबाउट हिम इज दैट he underplays a lot of his emotions. He underplays a lot of his observations in life. And that is probably why he's been able to connect to the masses of India. Because जितने हमारे, अगर आप स्टैंड अप कॉमिक्स देखते हैं, अगर उस जॉनर में हम आपको जाकिर खान की पहली आइडेंटिटी क्रिएट हुई, ही इज़ ऑफ कोर्स ट्रांसेंडेड दैट. ही स्टिल हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन एवरीथिंग ही डज, बट स्टैंड अप कॉमिक्स से वो थोड़ा बढ़ चुके हैं अब. तो अगर आप उनकी ट्रेजेक्ट्री देखते हैं तो what he has done is, despite of having a great command on the languages and the accents and the dialects he have, despite of that, he has chosen that one way which connects a majority of masses in India. What connects outside the city? Because हर कोई, आज हम जब भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख लें कि अगर आप छोटे शहरों में जाते हैं, ज़्यादातर एल्डरली क्राउड है, क्योंकि यंग क्राउड इज़ इन द सिटी. जहाँ पे जो इनोवेशंस हो रही हैं वो सब सिटी में हो रही हैं. आर्टिस्ट तो वो था ना जो उल्टी गंगा में बहता था. उल्टी गंगा तैरने का जो उसने प्रण उठाया, इसलिए तो वो आर्टिस्ट बना है. Right. पर कहीं ना कहीं हम सब जो है काम भी शहरों में ही कर रहे हैं आर्ट का, और उसी ऑडियंस को भी कैटर कर रहे हैं जो शहरों में रह रही शहरों है, में रहती है. क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी शायद आपको ज़्यादा लगती है. उनके जो भी है आपकी, जो भी डेमोग्राफिक्स हैं, या जो भी आपके क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स हैं, जिसकी वजह से आपने वो डिसाइड किया है. जाकिर probably did something extremely simple. He connected with the people in the language that he speaks, instead of creating a language which gives him more fame or more popularity or more success. It sounds simple, but do you think like a lot of people It's fail to extremely crack it? complicated. Yeah. Simplicity को अचीव करना कितना complicated है, वो मैंने मेरे ख्याल से परफॉर्मिंग आर्ट्स में आने के बाद ही सीखा है. मुझे ध्यान है कि मैंने अपनी एक पहली स्क्रिप्ट लिखी थी, 12-13 पेजेस की थी, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट प्ले लिखने के लिए कहा था. वो मैंने फिर उसको स्टेज पे भी डाल दिया. और जब मैंने उसको स्टेज पे जाते हुए, जब उसको परफॉर्म होते हुए देखा था, एंड आई वाज लाइक, क्या किया है मैंने इन बेचारे एक्टर्स के साथ, क्या घटिया स्क्रिप्ट लिख के दी है इन लोगों को. क्योंकि वो, मुझे ऐसा लग रहा था इट वाज जस्ट अ वर्ड मोमेंट. फिर जब मैंने उसी स्टोरी को देखा कि यार इसको तो मैं 3 पेज में भी लिख सकता था, मैंने 12 पेज क्यों लगाए. फिर देखा, जब वो 3 पेज दोबारा पढ़े मैंने यार ये तो एक पैराग्राफ की स्टोरी है. फिर बाद में एंड में हुआ कि यार ये तो एक लाइन की स्टोरी है. Self realization. और क्योंकि मुझे उसको एक शॉर्ट प्ले में कन्वर्ट करना था, मैंने उस एक लाइन की ऑनेस्ट एक्सप्रेशन को 12 मिनट का प्ले बना दिया और उसकी धज्जियाँ उड़ा दी. तो हाँ, ये रियलाइजेशंस तो लाइफ में होती रहती हैं. बिकॉज हम इस बारे में बात करें थिएटर के बारे में, तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप काफ़ी साल बाद थिएटर जब कर रहे थे, तो कैसा लगा आपको? डिड यू फील सेटिस्फाइड? और हाँ, मतलब आई डेफिनेटली, दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि द सैटिस्फैक्शन दैट आई हैड इन जस्ट बीइंग इन अ रिहर्सल रूम, क्योंकि मेरा पहला जो इंटरेक्शन यहाँ के थिएटर वालों से हुआ था, वहाँ पे एक ऑलरेडी रिहर्सल्स चल रही थी. तो उन्होंने कहा, अरे कोई रोल नहीं है, हम तो 2 दिन में जो है स्टेज पे ले जा रहे हैं. मैंने, कोई बात नहीं, रिहर्सल्स चल रही है ना, 2 रिहर्सल्स बाकी हैं, क्या मैं उन 2 रिहर्सल्स में आके बैठ सकता हूँ? राइट. जितना मज़ा आया ना उसमें तो इट्स लाइक इट जस्ट केम बैक ऑल दोज मेमोरीज ऑफ entering in the dark and then coming out 24 hours later and again it is dark and you're thinking यार आज सूरज उगा नहीं गया. तो वो सारे जो माहौल थे, वो सारे मौके थे, वो सारे बाहर दोबारा आने लगे. एंड या आई फेल्ट अचीव्ड इन दैट मोमेंट इन इटसेल्फ, कि उसके बाद फिर बस मज़े ही लेने थे, कुछ अचीव नहीं करना था. तौफीक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि काफ़ी लोग पैसे कमाने के बाद सुकून ढूंढते हैं, और कुछ लोग सुकून पाने के बाद पैसे कमा लेते हैं. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? अगर आपके पैसा आपको सुकून कमा के दे सकता है तो यार जितना कमा सकते हो कमा लो. बट
आपको अगर सुकून मिल चुका है लाइफ में तो फिर पैसे की अहमियत कितनी है वो सुकून कमा चुका है जो उसी को पता है। तो आप उनसे पूछें जो सुकून कमा चुका है। शायद उनको अब रुचि नहीं रही है पैसे कमाने की। कभी कभार पैसे हम सेल्फ वर्थ के लिए भी कमाते हैं हम्म। कि मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ। मैं कितना कमा रहा हूँ इज़ अ इक्वेशन और अ मार्क ऑफ हाउ सक्सेसफुल आई एम। हम्म। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मेरा जो है राब्ता हुआ है एंड आई बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट दे हैव ओपनड अप दैट देयर जर्नीज टू मी कि उन्होंने कहा है कि यार पैसे की अहमियत पर से नहीं है मुझे, हम्म। लेकिन जब मैं अपनी क्रेडिट लाइन देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मुझ पे $30 मिलियन का भरोसा करते हैं तो मेरी $30 मिलियन की औकात है। So सही। ठीक है, that's a perspective and it was interesting and fascinating to see that. इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुझे इससे एक बात याद आ गई थी कि जो हमारे फेमस एक्टर है शाहरुख खान साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि जो लोग सोचते हैं पैसा ज़रूरी नहीं है, वो सही नहीं है। बिकॉज पैसा ज़रूरी है इन अ वे, बिकॉज वो आपकी काफ़ी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करता है। तो फिलोसोफर बनने से पहले पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। And one of the lines that I do always recollect every time when that money becomes a conundrum कि क्या करना है, क्या नहीं करना है लाइफ में पैसों के अराउंड। एक बहुत सिंपल तरीके से शाहरुख खान साहब ने जो है ये चीज़ सामने रखी थी कि यार क्योंकि उनसे पूछा गया था लाइफ में कितने पैसे हम्म। कमाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था यार लाइफ में इतने पैसे कमा लो कि अगर आप किसी दुकान में जाओ और आपको 2 शर्ट पसंद आए, हम्म। तो आप दोनों उठा सको, बस इतना। सिंपल। हाँ, तो उसके आगे फिर ऑफ कोर्स मनी विल लूज़ इट्स वैल्यू हम्म। बट पहले उसकी वैल्यू पहचानो तो। पैसा उसके लिए ज़रूरी नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा है या जिसके पास बिल्कुल नहीं है। हम्म। क्योंकि या तो अंगूर खट्टे होते हैं, ये एक आपकी इमेजिनेशन भी हो सकती है या आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हम्म। बट यू वुडंट नो इट अनलेस एंड अनटिल यू until you एक्सपीरियंस्ड इट। experience it। तौफीक भाई, आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंसेस जान के मुझे एक लाइन याद आई है, विच आई फील कि ज़िंदगी कभी कभी आपसे ना कुछ चीज़ें छीन लेती है, क्योंकि वो आपको टेस्ट करना चाहती है कि आप कितने पैशनेट हो और आपकी कितनी शिद्दत के साथ उन चीज़ों के पाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज फॉर एग्जांपल आपके केस में, फॉर एग्जांपल आपने आर्ट छोड़ा कुछ सालों के लिए मे बी, बट देन यू हैव कम बैक इनटू इट। डू यू थिंक इट वाज ऑल डेस्टिनी और? अगर डेस्टिनी की वजह से मैं आर्ट में दोबारा आया हूँ तो मैं बड़ा कोसूंगा डेस्टिनी को यार कि ऐसी डेस्टिनी तो फिर किसी दुश्मन को भी ना दें। क्योंकि डेस्टिनी के चलते अगर मैं आर्ट में आया हूँ तो ये बड़ी इट्स अ वेरी बैड बार्गेन। पर हाँ ये है कि अ सिचुएशन इज प्रेजेंटेड टू यू, हम्म। इन दैट मोमेंट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। हम्म। You want to call it quits, you want to keep going on, or you want to just stay put till the time you figure what you want to do. तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट व्हाट यू डिसाइड। हाँ, आप जो डिसाइड करते हो वो आप डिसाइड कर लो और कोशिश ये करो कि जब कोई दूसरा इस डिसीजन में के बीच में फंसा हुआ हो तो ज़्यादा अल्लामा इकबाल ना बनो उसके आगे, उसको करने दो जो कर रहा है। लेट दैट पर्सन टेक दैट टेक दिस डिसीजन डिसीजन। बेस्ड ऑन देयर सेंसिबिलिटीज एंड देयर कैपेबिलिटीज। तौफीक भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक काफ़ी यू। चीज़ें सीखने को मिली। लास्टली, अगर कोई एक यंग आर्टिस्ट हु वांट्स टू गेट इनटू दिस फील्ड, अगर ही इज़ कंफ्यूज या वो स्ट्रगल कर रहा है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू आवर यंग आर्टिस्ट वाचिंग दिस पॉडकास्ट? पहले तो यार दूसरों की एडवाइस मत सुनो। जो भी मैं अभी बोलने वाला हूँ ना उसको सुनना मत, बिल्कुल भी। बिकॉज़ सुनना तुम्हें खुद के ही है। दैट्स समथिंग व्हिच आई वुड ऑलवेज़ अप्रिशिएट। बट एट द सेम टाइम हाँ, दूसरों के तजुर्बे जो हैं हमेशा सुना करिए आप, क्योंकि जब वो अपने तजुर्बे बता रहे होते हैं तो उसमें कहीं न कहीं सच्चाई होती है। जब आपको एडवाइस दे रहे होते हैं तो वो बिला वजह जो है पैट्रनाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे तजुर्बे में भाई मुझे सिर्फ़ इतना ही समझ में आया है कि जो इसको मैं शायद एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ही बोलूँगा कि सिचुएशन जब आपके सामने आती है, आप भले ही अपने आप को इस ये देखें कि आप यू आर अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, उसी सिचुएशन में कोई ना कोई जो है द विक्टर ऑफ सर्कमस्टेंसेस भी बन के निकल आएगा। आप उन दोनों में से किस बोट में होना चाहते हो वो चॉइस आपकी है।
बहुत मज़ा आया तौफीक भाई आपसे बात करके। लास्टली तौफीक भाई से बात करके मुझे ये समझ आया, एंड आई वुड लाइक टू टेल दिस, कि हर आर्टिस्ट एक वक्त पे थक जाता है, पर कहानी सिर्फ तब तक ज़िंदा रहती है जब तक आप लिखते रहते हो। ज़िंदगी की स्टेज पे अपलॉज मिलता है या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने डायलॉग बोला है या नहीं। तो कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। जैसे तौफीक भाई से हमें बात करके काफ़ी मज़ा आया। ये था रॉ रियल पॉडकास्ट, जहाँ पे बातें फ़िल्टर के बिना बोली जाती है और हर गेस्ट एक कहानी छोड़ जाता है। आज हमने सीखा है, आर्ट बोलता नहीं, महसूस होता है। टिल देन, स्टे ट्यून्ड। अगले एपिसोड में हम वापस आएंगे। विल बी बैक विद अ ब्रांड न्यू गेस्ट who would teach us a lot of things, will tell about his success stories, failures and everything. Till then, let's keep it raw, let's keep it real.